सो जो पहला केस था जिसमें हमने ये देखा कि जो सेल का साइज है वो स्वेल कर गया या इंक्रीज कर गया, वो उस केस में होता है जब सेल की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसके एक्सटर्नल कंडीशंस हैं उसमें वाटर का एक सरप्लस या एक हायर कॉन्सेंट्रेशन मौजूद है। तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो सेल का डिफ्यूजन प्रोसेस है वो एंट्री और एग्जिट दोनों को अलाउ करता है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो अगर सेल के बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर पानी का मूवमेंट बन जाएगा। इसकी वजह से सेल में जब पानी एंटर करेगा तो सेल का साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम और टोनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि एक ऐसा सब्सटेंस या एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जो उसमें सॉल्यूट डाला गया है, मतलब जो भी चीज़ उस पानी में घुली गई है, चाहे वो शुगर हो या सॉल्ट हो, उस शुगर या सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, इसलिए हाइपो। और उस सॉल्यूशन को अगर जब हम सेल रखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो वाटर का मूवमेंट है वो सेल के अंदर की तरफ हुआ और उसकी वजह से सेल का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया। तो हमने दूसरा केस ये देखना था कि जब सेल को हमने शुगर या सॉल्ट के जो सॉल्यूशन में रखा तो ना सेल का साइज बड़ा हुआ ना वो श्रिंक किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसका एक रीज़न ये है कि जो हमने एक्सटर्नल कंडीशन या मतलब जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन जिसमें हमने सेल को रखा हुआ है उसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर मौजूद है जैसा कि सेल के अंदर था। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्सेंट्रेशन पानी का सेल के अंदर था वही सेम कॉन्सेंट्रेशन अगर सेल के बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी होगा तो सेल के अंदर से जाने वाला जो पानी है बाहर की तरफ और जो बाहर की से अंदर आने वाला पानी है, उन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ ऑलमोस्ट सेम था। इसलिए ना सेल का साइज जो है वो रिड्यूस हुआ ना वो स्वेल किया। इसलिए जो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसो का मतलब होता है सेम। इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्यूट का प्रेजेंस है उस सॉल्यूशन के अंदर वो ऑलमोस्ट सेम था जो भी हमने उसके अंदर सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन देखा उसके बराबर। इसलिए सेल का साइज ना चेंज होता है और सेल उसी साइज को रिटेन करता है। अब एक थर्ड लास्ट केस ये बनता है कि जो सेल के आउटर एनवायरनमेंट है उसमें जो हमने सॉल्यूशन क्रिएट किया है शुगर या सॉल्ट का, वो इस तरह का हो कि वहां पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम हो और एक तरह से वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो उस शुगर का या सॉल्ट का। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल हमने रखा है उस सॉल्यूशन के अंदर, उस सेल के अंदर पानी ज्यादा मौजूद है जब हम कंपेयर करते हैं उसके एक्सटर्नल कंडीशन से। इसका मतलब ये हुआ कि पानी बाहर कम था और अंदर ज्यादा। तो हमने हमेशा जैसे कि पहले भी पढ़ा है कि डिफ्यूजन में ये होता है कि जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से मूवमेंट बाहर की तरफ होती है, मतलब उस जगह पर होती है जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जैसा कि हमने देखा कि वाटर की प्रेजेंस क्योंकि बाहर कम है और सेल के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए डिफ्यूजन के लॉ के अकॉर्डिंग जो पानी का मूवमेंट है वो सेल के अंदर से अपने बाहर की तरफ सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ जाएगा और सेल का ऑटोमेटिकली साइज जो है वो श्रिंक कर जाएगा, कम हो जाएगा। इस सॉल्यूशन को जिसमें हमने सेल को रखा है इसे हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर क्यों? हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। तो ज्यादा का मतलब ये हुआ कि जो हमने कॉन्सेंट्रेशन शुगर या सॉल्ट की ली थी सॉल्यूशन में वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन इन द सेल इटसेल्फ। तो हमारा जो सेल का साइज होगा वो हो जाएगा रिड्यूस। एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें हम ऑस्मोसिस को स्टडी कर सकते हैं। वो एग्जाम्पल इस तरह से है कि हम एक एग को लेते हैं और उसका जो शेल है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिमूव कर देते हैं और जब वो शेल रिमूव हो जाता है तो उसको प्योर वाटर में हम रख देते हैं। इससे जो एग है वो स्वेल हो जाता है क्योंकि उसके अंदर जो वाटर है वो इंटर कर जाता है थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस। इसी तरीके से अगर हम एक एग को बिना उसका शेल हटाए, मतलब एक ऐसा एग जिसके ऊपर शेल है, उसको अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर डाल देते हैं तो कुछ टाइम के बाद एग श्रिंक हो जाएगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग से सॉल्ट सोल्यूशन में मूव कर जाते हैं बिकॉज सॉल्ट सोल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम रहती है सॉल्ट सोल्यूशन में। इस वजह से जो वाटर का मूवमेंट है वो थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस एग के अंदर से बाहर की तरफ सॉल्ट सोल्यूशन की तरफ जाता है और एग श्रिंक हो जाता है। So another example of osmosis will be when we'll keep resins in a plain water glass and also in a solution where we have sugar or salt solution. अगर हम resins लें और उसे हम plain water में रखें तो जो सेल का साइज है over a period of time वो इंक्रीज हो जाएगा because water जो प्लेन है, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो सेल या वो जो रेजिन्स हैं उसके कंपैरिजन में वो बाहर कम है और वो एक तरीके से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा और वाटर का मूवमेंट होगा बाहर से अंदर की तरफ और जो रेजिन्स हैं उनका साइज जो है वो इंक्रीज कर जाएगा।
लेकिन अगर हम उसी रेजिन को अगर हम एक ऐसे सॉल्यूशन में रखें जो कि हाई शुगर या हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो रेजिन्स जो हैं वो श्रिंक कर जाएंगे, बिकॉज वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है जिस सॉल्यूशन में हमने रखा है वो सॉल्यूशन जो रेजिन के अंदर है उससे ज़्यादा होने के कारण जो वाटर का मूवमेंट होगा वो सेल जो रेजिन्स हैं उसके अंदर से बाहर की तरफ होगा, और जो हमारे रेजिन्स हैं वो अपना साइज रिड्यूस कर लेंगे और श्रिंक हो जाएंगे। सो ये एक दूसरा एग्जाम्पल था ऑस्मोसिस को समझने के लिए। जितने भी यूनिसेल्युलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू ही वाटर गेन करते हैं। उसी तरीके से डिफ्यूजन भी गैसियस एक्सचेंज के लिए और ट्रांसफर ऑफ न्यूट्रिशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो लिपिड्स या प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। एक और फिनोमेना होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन सिर्फ इस वजह से गेन कर पाते हैं कि उनका सेल मेम्ब्रेन जो है वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है कि वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट न्यूट्रिशन को इनगल्फ कर लेते हैं और इस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है अमीबा का। आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा जिसमें आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से अमीबा अपना शेप और अपना सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके न्यूट्रिशन गैदर करता है। सो अब हमने जैसे ये पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है या सेल मेम्ब्रेन होता है, सो प्लांट्स में एक एडिशनल फीचर होता है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। ये सेल वॉल्स एक आउटर कवरिंग देती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को, ताकि वो अपना एक शेप को रिजिड रख पाएं। और ये जो सेल वॉल्स होती हैं ये सेल्यूलोज से बनी होती हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाया जाता है, और इसकी वजह से जो प्लांट सेल्स हैं उनको एक रिजिड शेप मिल पाता है ताकि वो अपने आप को ग्रो कर सकें एक अच्छे खासे लेवल पे। प्लाज्मोलिसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है एक प्लांट सेल के अंदर, वो अपना वाटर लूज करने के बाद अपना जो शेप है उसे भी डिस्टॉर्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर से जो पानी है वो निकल चुका होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि हमने ये देखा कि जो सेल वॉल है वो एक रिजिड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारा सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होता है, और उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हमारे बाकी सेल कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वाटर निकल जाएगा तो हम ये देख सकते हैं कि क्योंकि जो हमारा सेल वॉल है वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, रिजिड स्ट्रक्चर है, वो उसी जगह रहता है, लेकिन जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अपना शेप जो है डिस्टॉर्ट कर लेता है बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर और श्रिंक हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। जो सेल वॉल्स होती हैं उनकी प्रेजेंस से जो फंगस हैं, बैक्टीरिया हैं या और भी तरह के जो प्लांट सेल्स हैं उनको एक रिजिड शेप मेंटेन करने में मिलती है, जिसकी वजह से वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में भी काफ़ी आसानी से सर्वाइव कर पाते हैं। क्योंकि जब भी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है और सेल के एक्सटर्नल कंडीशंस अगर हाइपोटोनिक हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो स्वेल करेगा बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, और उसकी वजह से उसका साइज इंक्रीज होगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सेल वॉल्स हैं तो वो अपने शेप को रिटेन कर पाते हैं और हर तरह की जो कंडीशंस होती हैं उसको भी बिना रप्चर हुए मेंटेन कर पाती हैं। इसलिए जो सेल वॉल्स होती हैं वो प्लांट सेल्स को एक रिजिड शेप प्रोवाइड करती हैं। जब हम एनिमल सेल से प्लांट सेल को कंपेयर करते हैं तो हमें समझ में आता है कि जो प्लांट सेल वॉल्स हैं उसकी वजह से प्लांट्स को अपना जो शेप है उसको रिटेन करने में काफ़ी मदद मिलती है, और वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस से इतने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होते हैं।